एपिसोड की शुरुआत में हम थॉरफिन को शीत के ऊपर बैठे हुए देखते हैं और वहां बारिश हो रही होती है। सभी लोग वहां आराम कर रहे होते हैं। आर्थली कहता है कि अगर तुम वहां बैठे रहोगे तो एक समुद्री राक्षस तुम्हें खा जाएगा, लेकिन थॉरफिन किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम एस्कलार को देखते हैं जो शीत में बहुत सारे मरे हुए लोगों के बीच खड़ा होता है। थॉरफिन इस दृश्य को देखकर शॉक्ड होता है। इसके बाद वे लोग वहां पहुंचते हैं जहां सभी लोग अपने घुटने मोड़े हुए चल रहे होते हैं। अचानक थॉरफिन की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर वह उल्टी कर देता है। फिर वह उठता है और फिर से चलने लगता है। बियॉर्न कहता है ये लोग सैनिक नहीं लगते। एस्कलार जवाब देता है कि डेनमार्क हमारे जैसे लोगों को अपनी सेना में भरता है। बियॉर्न फिर पूछता है क्या वे सच में ऐसा करते हैं और क्या वाइकिंग्स भी युद्ध में मदद करते हैं। एस्कलार कहता है हाँ, वाइकिंग्स युद्ध के लिए काफी अच्छे सैनिक होते हैं। वह आगे कहता है कि डेनमार्क का राजा इंग्लैंड पर हमला करेगा, मुझे नहीं पता वह कब होगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। बियॉर्न कहता है तो इसका मतलब यह है कि राजा के इंग्लैंड पहुंचने से पहले जो भी रास्ते में आएगा उसे मार डालेंगे। एस्कलार कहता है सही कहा, और अगर हम भी मदद करेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगले दिन सभी लोग युद्ध के मैदान में जुटते हैं और एक खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। थॉरफिन कुछ सैनिकों से लड़ा और उनकी जान ले ली। अंत में युद्ध के बीच थॉरफिन को एस्कलार की याद आती है जब उसने कहा था कि युद्ध के मैदान में कुछ बड़ा हासिल करना चाहिए। थॉरफिन उसे गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन तभी उसका पेट जोर से बचता है। इसके बाद हम उसे खाते हुए देखते हैं। महिला उसे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए। लड़की कहती है लगता है हमारी भाषा नहीं समझता, कहीं ये डैन तो नहीं है। महिला कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। चाहे ही कहीं से भी हो, लेकिन अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया होता तो हमारे जीसस क्राइस्ट हमें कभी माफ नहीं करते। वो फिर कहती है क्या डेन हमारे दुश्मन नहीं है। मेरे पिता को सेना में जाना पड़ा क्योंकि डेन बार बार हमला करते रहते हैं। फिर वह कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। अगर मर्द लड़ाई चाहते हैं तो क्यों कहा जाता है कि औरतों और बच्चों को उनका साथ देना पड़ेगा। इसके बाद उस लड़की को खुजली होने लगती है। जब वह सामने की ओर देखती है तो थॉरफिन अपने बालों से जुए निकाल रहा है। ये देखकर वह लड़की चिढ़ जाती। वह महिला कहती है देखो ये बच्चा जैसा लग रहा है और मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के इतने गंदे कैसे हो जाते हैं। मेरा छोटा बेटा जॉन भी अपने सिर को ऐसे ही खुजाता था, लेकिन अच्छे तरीके से कंघी करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता था। वह आगे कहती है लेकिन पिछले साल उसे बुखार के कारण मौत हो गई थी। थॉरफिन कहता है मैं ग्रेस नहीं हूं, इसलिए जो भी आप बोल रही हैं वह मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तभी महिला उसे सिर पर मारती है और हंसते हुए कहती है आखिरकार तुम बोल ही पड़े। तभी एक सैनिक आकर कहता है यहाँ एक डेन जासूस आया है और वह एक छोटा बच्चा है। महिला हैरान होकर पूछती है क्या कहा, सिर्फ एक छोटा बच्चा। सैनिक जवाब देता है उसे हल्के में मत लो, उसने राजा के 2 सबसे खास सैनिकों को मार दिया है और उसके आर्म पर एक तीर का घाव है। महिला की बेटी फिर कहती है आपको समझ में क्यों नहीं आता, यह एक पायरेट है और उसने पहले ही 2 सैनिकों को मार दिया है, हम इसे अब तक क्यों रखे हुए। महिला कहती है कोई भी बच्चा अपनी इच्छा से पायरेट नहीं बनता, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। तभी थॉरफिन आपके पास जाकर एक लकड़ी उठाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ होता है। वह इंग्लिश में कहता है जल्दी से भाग जाओ, और लकड़ी लेकर घर से बाहर भाग जाता है। इसके बाद हम एस्कलार को देखते हैं जो कहता है थॉरफिन का सिग्नल कहाँ है। आर्थली कहता है बस आने ही वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि थॉरफिन एक पूरे घर को जला देता है और आग की लपटों को देखकर सभी गांव वाले भाग जाते हैं। महिला और उसकी बेटी पूरी तरह से डर गई होती है। तभी कुछ सैनिक वहां आते हैं और थॉरफिन अपना नाइफ निकालकर खड़ा जाता है। सैनिक कहता है अरे तुम मिल ही गए छोटे शैतान। महिला भाग कर आती है और गांव वाले शौक में खड़े रहते हैं। फिर महिला वहां पहुंचती है और जब वह सामने की ओर देखती है तो वह भी शौक हो जाती है, क्योंकि थॉरफिन 2 सैनिकों को मार चुका होता है और वह एक जानवर जैसा दिख रहा होता है। तभी उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है और यह देखकर वह शॉक हो जाता है। सैनिक उस पर हमला कर देता है, लेकिन थॉरफिन उसे बचकर मार डालता है। वह महिला की ओर देखता है और कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुम्हें भागने को कहा था। सभी लोग डरकर भाग जाते। फिर थॉरफिन कहता है अभी भी टाइम है, जल्दी से समुद्र के किनारे भाग जा। जब वह महिला की ओर देखता है तो उसे शौक लगता है, क्योंकि महिला रोने लग जाती है। ये देखकर थॉरफिन भी थोड़ा प्रभावित होता है। इस बीच एस्कलार के साथ गांव वाले भागने लग जाते हैं और थॉरफिन शॉक में खड़ा होता है। वह सभी गांव वालों को मारना शुरू कर देता है। एस्कलार थॉरफिन से कहता है आखिर तुमने कर ही दिया। थॉरफिन पूरी तरह से उदास खड़ा होता है। फिर वो उस महिला की ओर देखता है और उसे येलवा हल्द याद आती है। इसके बाद वह महिला अपनी भीड़ के साथ गायब हो जाती है। थॉरफिन अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर वह सभी के साथ युद्ध के लिए भाग जाता है। इसके बाद हम डेनमार्क के किंग वैन के महल में आते हैं, जहां फ्लोकी बैठा होता है। वो कहता है क्या आप चाहते हो कि मैं अपने सैनिकों को वापस बुला दूं? किंग वैन जवाब देता है हम उन्हें वापस नहीं बुला रहे हैं, हम उन्हें कुछ समय के लिए आराम दे रहे हैं, क्योंकि ठंड में लड़ने के कारण वे कमजोर हो गए हैं। फिर फ्लोकी कहता है जी महाराज, और बताता है कि अगली गर्मी में वे हमला करेंगे और वह खुद अपनी सेना का नेतृत्व करेगा। फिर इंग्लैंड में 2 सैनिक आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक सैनिक कहता है अब हमें उन पायरेट्स की जरूरत नहीं है, मैं तो घर जाना चाहता हूं। वहीं हार्टली कहता है कि उसने सोचा था कि इस साल वह बहुत सारे पैसे कमा लेगा। कॉरग्रिम कहता है कि अब सेना शांत हो चुकी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम एस्कलार को देखते हैं, जहां वह बेवान से पूछता है अगर हमने अपनी सर्दियां ऐसे बिताई
तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हमने पहले ही अच्छे खासे गाउन लूट लिए हैं। एस्कलार्ड कहता है, सही कहा। और बेवान फिर पूछता है, अब क्या प्लान है? एस्कलार्ड जवाब देता है, हम वही करेंगे जो पंछी करते हैं, हम वहां जाएंगे जहां खाना मिलेगा। इसके बाद हम फ्रांस में एक लड़ाई देखते हैं जहां सैनिक दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से रॉस को चला दिया जाता है और सभी सैनिक मारे जाते हैं। उनके सेनापति कहता है, सभी पीछे चलो। फिर एस्कलार्ड से बियोन कहता है, लगता है फ्रांस के कबीले आपस में लड़ रही हैं। एस्कलार्ड जवाब देता है, ये एस क्लैन के हेडक्वार्टर हैं, मुझे वहां से खजाने की महक आ रही है। एस्कलार्ड की योजना के अनुसार वे खजाना लूटने की योजना बनाते हैं। थॉरफिन अपने नाइफ को उठाकर अंदर जाता है और जंग के लिए तैयार हो जाता है। एस्कलार्ड उसे एक संदेश भेजने का निर्देश देता है जिसमें वह कहेगा, तुम्हारी लड़ाई की तकनीक घटिया है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, यह ऑफर सिर्फ एक बार मिलेगा। एस्कलार्ड फिर कहता है, अगर तुम सही काम करते हो तो मैं तुम्हें सारा खजाना दे दूंगा। थॉरफिन को भेजने के बाद एस्कलार्ड अपने साथी से कहता है, हमें सुबह से पहले चोटी पर पहुंचना होगा। फिर वह उसे पूछता है कि इनका लीडर कौन है, तो वह कहता है, वो जिसके सिर के ऊपर पंख वाला हेलमेट है। थॉरफिन कहता है कि इसका मतलब है कि वह उनका कमांडर है। इसके बाद वह उसके पास भागकर जाता है और उस लीडर को लगता है कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। वह उसके ऊपर तीर चला देते हैं, लेकिन थॉरफिन नहीं रुकता। इसके बाद हम एस्कलार्ड के साथियों को भागते हुए देखते हैं और फिर देखते हैं कि वे लोग पूरी की पूरी शिप को ही उठा कर ले आते हैं। यह देखकर वह लीडर और उसका सेनापति पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर वे लोग किले की तरफ भागने लगते हैं और एस्कलार उसके ऊपर खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा। इसी बीच थॉरफिन किले के पास पहुंचकर एक छलांग मारता है। उसके बाद वे लोग शिव को पानी में डाल देते हैं और एस्कलार डरकर कहता है कि पूरी स्पीड से चप्पू चलाओ। इस बीच वह दोनों पूरी तरह से शॉक में खड़े होते हैं। फिर उनका लीडर कहता है, अरे हाँ, ये तो हमारे ही साथी हैं, और वह अपने सैनिकों से कहता है कि सभी लोग हमला करो। फिर उनका कमांडर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वे लोग कुछ ऐसा करेंगे, और वह अपने आदमियों को वहां भेजने का आदेश देता है। तभी हम थॉरफिन को ऊपर आते हुए देखते हैं और वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। थॉरफिन पर वही खड़ा होता है, फिर वे सभी तलवारें निकाल लेते हैं। कमांडर के पास पहुंचकर वह उनके सिर को काट देता है, लेकिन वह सिर पानी में गिर जाता है, जिससे वह शॉक में आ जाता है। फिर वह उससे पीछे पानी में छलांग मार देता है। एस्कलार और बाकी लोग जमीन पर आ जाते हैं और फिर सभी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर अगर सैनिक आ जाते हैं तो एस्कलार कहता है, इनको भी साफ कर दो। तो सभी लोग उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। फिर दूसरी आर्मी गेट को तोड़ देती है और सभी को मारकर अंदर आ जाती है, लेकिन वे लोग पूरी तरह शॉक में होते हैं क्योंकि एस्कलार के साथ ही उन्होंने सभी को मार दिया होता है। इसके बाद मोटा लीडर हंसते हुए अंदर आता है और कहता है, देखा, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हुआ। उसका सेनापति कहता है कि डेफिनेटली कमांडर लड़ाई के बीच में ही मारा गया और हमारे लोगों के मुताबिक वह एक बच्चे का काम था। मोटा लीडर कहता है, जरूर, यह उसी बच्चे का काम होगा और ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये एक दिन हमारी दुश्मन बनकर वापस आएंगे। उनका सेनापति कहता है कि हम क्या करें? तो वह कहता है कि वे लोग अपनी शिप्स के साथ पहाड़ चढ़कर आए थे, तो उन्हें वहीं से वापस जाना पड़ेगा। तभी हम लोग उनके ऊपर हमला कर देंगे। ये जहाजी जमीन के ऊपर इतना ही मजबूर होता है जितना कि एक छोटा सा बच्चा। फिर वह जोर जोर से हंसने लग जाता है, लेकिन तभी एक सैनिक उसके पास भाग कर आता है और कहता है, खजाने का कमरा देखिए। उसे देखकर वह पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि एस्कलार के साथ ही वहां सब कुछ ले जाते हैं। फिर वो भागकर आता है। फिर वो कहता है, हमारे समझौते के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी जीत मिल रही है और हमें हमारा खजाना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे भी ये हमारे लिए बराबर का सौदा है क्योंकि अब तुम इस किले के मालिक बन गए हो। ये सुनकर वह पूरी गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तभी उसका सेनापति कहता है कि वे लोग जलने की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से बोट्स लाओ। लेकिन उसका सैनिक कहता है कि सारी बोट्स टूट चुकी हैं। मोटा लीडर अभी भी उन पर चिल्ला रहा होता है, जिस पर एस्कलार कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी फ्रेंच थोड़ी सी कमजोर है। फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। एस्कलार कहता है, बहुत मजे कर लिए, चलो अब चलते हैं। बेयॉर्न कहता है, थॉरफिन अभी तक नहीं आया। तभी उसके सामने उस कमांडर का सिर गिरता है और फिर थॉरफिन पानी से बाहर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। थॉरफिन कहता है, एस्कलार, ये रहा उनके कमांडर का सिर। एस्कलार कहता है, मतलब तुमने ये कर ही दिया। थॉरफिन कहता है, हमारे बीच में एक डील हुई थी और अब तुम इसे पीछे नहीं हटा सकते। फिर वो अपने चाकू को बाहर निकालकर कहता है, मैं थॉरफिन, आइसलैंड का योद्धा और थॉर्स, तब बेटा अपने पिता की तलवार के नाम पर तुम्हें एक डील के लिए चैलेंज देता हूँ। एस्कलार कहता है, मैं एस्कलार ओलफ का बेटा अपने पूर्वज एरिटोरियस के नाम पर तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद वे लोग उनके पर तीर चला देते हैं। फिर एस्कलार कहता है, अभी हमें यहां से भागना है, जल्दी करो, चप्पू चलाओ, इससे पहले कि वे लोग नदी के पास पहुंच जाएं। इधर जलने के पास वे सैनिक कुछ ड्रैगन की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एस्कलार की शिप आ जाती है। वे उसके सामने बने ड्रैगन को देखकर फिर से डर जाते हैं।
में हम एस्क्लार्ड की शिप से मिलते हैं और बियॉन कहता है कि आखिरकार हम सब एक साल और जिंदा रहे। टॉगरिम कहता है तुम तो अभी तक नहीं मरे बियॉन। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उनकी शिप की ओर जा रहे हैं और ये जगह जीव ट्रेंड पेंसुएला है। समय नवंबर 1012। सभी गांव वाले खुशी से खसानी के बारे में बात कर रहे हैं। एक लड़का तलवार निकाल कर कहता है मेरा खून उबल रहा है और कहता है कि वह जल्दी एस्क्लार्ड के साथ जाएगा। दूसरा दोस्त कहता है तुम तो इन दिनों में वालहाला जाने के स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और फिर सब हंस पड़ते हैं। थॉरफिन इस लड़के को धक्का मारकर आगे बढ़ जाता और उससे कहता है तुम्हारे अंदर कोई तमीज नहीं है। थॉरफिन उसे घूरता है जिससे वह पूरी तरह से डर जाता है। फिर थॉरफिन आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो मिलकर कहती हैं तुम्हारा स्वागत है एस्क्लार्ड। एस्क्लार्ड खिलखिलाते हुए बैठा होता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया और तुम सभी बहुत सुंदर लग रही। फिर वह कुछ नेकलेस निकालकर पूछता है ये सब किस किस को चाहिए। ये सुनकर सभी खुश हो जाती हैं। फिर एस्क्लार्ड कहता है कि अंकल गॉर्न हमारी आदतों में तमीज और नरमी की कमी है और ये चीज मुझे बहुत पसंद है। वह कहता है मैं यहाँ पर बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ जरा फिर से सुनो। और फिर वो सारे खर्चे गिनाने लगता है। यह सुनकर एस्क्लार्ड पूरी तरह से पक जाता है और कहता है हमने इस बार बहुत बड़ा हाथ मारा है इसलिए आप पैसों की चिंता मत कीजिए। मेरी आदमियों को जितना खाना और शराब चाहिए उतना उन्हें दे दीजिए और बाकी पैसे मैं दे दूंगा। ये सुनकर वह पूरा खुश हो जाता है और कहता है कि यही तो वह सुनना चाहता था। फिर वह अपनी गुलाम से कहता है जाओ हमारे लिए वाइन लेकर आओ। एस्क्लार्ड उससे पूछता है आप पैसों से इतना प्यार क्यों करते हो। तो वह जवाब देती है कौन नहीं करता। पैसा बहुत बड़ी चीज है और इसे देखकर दिल को खुशी मिलती है। एस्क्लार्ड बोर होकर कहता है क्या सच में ऐसी बात है। अभी वह अपनी गुलाम से कहता है। ये सुनकर वह एकदम शिहोश में आ जाती है और कहती है अभी लाती हूँ और फिर वहां से चली जाती है। फिर एस्क्लार्ड कहता है उस गुलाम का बड़ा ही अजीब नाम है। ऐसा लगता है कि ये नॉर्वे से है। गॉर्न कहता है कि यह वहां के किसी राजा की बेटी थी और वह जंग में हार गए जिससे उसका सारा परिवार खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि उसे अपनी सुंदरता के कारण बहुत महंगा मिला है लेकिन यह काम करने में बहुत ही सुस्त है। इसके बाद एस्क्लार्ड बाहर की ओर जाता है और वहां थॉरफिन आ रहा होता है। फिर वह कहता है कि केवल वही लोग खड़े रह जाएंगे जो सच्चे हों। फिर वह दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें कोई दिक्कत है। वे दोनों कहते हैं कि नहीं। फिर गॉर्न कहता है चलो डुएल शुरू करो और थॉरफिन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। एस्क्लार्ड उसे देखकर कहता है तुम तो काफी बड़े हो चुके हो। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है। जब हम मिले थे तब तुम इतने छोटे थे। तभी थॉरफिन उस पर हमला कर देता है लेकिन एस्क्लार्ड उससे बच जाता है। फिर वह उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है लेकिन एस्क्लार्ड सभी को रोकता रहता है और कहता है क्या तुम एक बूढ़े आदमी के साथ मजाक भी नहीं कर सकते। फिर वह उस पर एक हमला करता है जिससे थॉरफिन दूर उड़ जाता है और जब वो खड़ा होता है तो उसे एक भी खरोच नहीं आई होती। बियॉन ये सब देखकर कहता है कमाल। तभी एस्क्लार्ड उसकी बाहों को पकड़ने लगता है जिससे थॉरफिन भी शॉक हो जाता है। फिर वह पीछे की ओर हो जाता है। उसके बाद एस्क्लार्ड मुस्कुरा देता है और वह अपनी धारदार तलवार को फिर से उठा देता है। फिर एस्क्लार्ड उससे पूछता है थॉरफिन तुम्हारे बाप का नाम क्या था। थॉरफिन गुस्से में कहता है हॉर्स। एस्क्लार्ड उस पर हंसते हुए कहता है अरे हाँ मुझे अभी याद आया। मुझे माफ करना समय के साथ मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। फिर वह कहता है मैंने बहुत सारे आदमी मारे हैं और मुझे तो तुम्हारा बाप याद भी नहीं है। क्या मैंने सच में इस थॉर्स को मारा था। हम देखते हैं कि थॉर्स पूरे गुस्से में होता है। फिर एस्क्लार्ड कहता है क्या तुम मुझे बताओगी कि मैंने उसे कैसे मारा था। मैं केवल यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह कोई गलतफहमी ना हो। थॉरफिन गुस्से से कहता है अगर तुम उनके साथ सम्मान के साथ लड़े होते तो वह तुम्हारे जैसे कभी नहीं हारते। फिर वह पूरे गुस्से से कहता है उस लड़ाई में तुमने मुझे बंदी बनाया था। एस्क्लार्ड कहता है अरे हाँ अब याद आया वो एक बेवकूफ था जिसने अपने बेटे के लिए अपनी जान दे दी। यह सुनकर थॉरफिन गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है। बियॉन कहता है फिर से नहीं। फिर वह एस्क्लार्ड की ओर बढ़ता है लेकिन एस्क्लार्ड उसका हाथ पकड़कर उसकी टांग पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी शौक में आ जाते हैं। थॉरफिन कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी एस्क्लार्ड उसकी बाहों को तोड़ देता है और फिर वह उसकी छुरी की ओर इशारा करता है और वहां से जाने लगता है। फिर वह बियॉन से कहता है उसकी बाहों को जोड़ देना। बियॉन कहता है अभी करता हूं। इसके बाद एस्क्लार्ड कहता है अरे यार भूख लग गई है अंकल मुझे भुना हुआ भेड़ का मांस चाहिए। इस बार हम सभी को जश्न मनाते हुए देखते हैं और तभी आर्टली वहां पर आता है। थॉरफिन मुझसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा काम तो शिव की रक्षा करना था। आर्टली कहता है मैं वापस आ गया क्योंकि थॉरफिन अपनी शिव नहीं बदलना चाहता है। और फिर थॉर्स कहता है देखो छोटे रोटलू बच्चे को क्या तुम गुस्सा हो और बदला लेने की सोच रहे हो। तो थॉरफिन सिर्फ हिला देता है। थॉर्स कहता है अगर तुम मेरे ही बेटे हो तो अगर मैं तुम्हें रोकूं भी तो भी तुम नहीं मानने वाले। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे समझाऊं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज का जवाब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है और किसी का कोई दुश्मन नहीं होता। एक असली योद्धा को तलवार की जरूरत नहीं होती। तभी कोई उसे छूता है और वह अपना नाइफ निकाल लेता है। वह नाइफ को देखकर डर जाती है और कहती है लाउड गॉर्न ने आपके लिए यह खाने को भेजा है। इसके बाद थॉरफिन खाना खाने लग जाता है। वह उसे देखकर कहती है आप भी गुलाम हैं। थॉरफिन कहता है क्या बोला। वह कहती है मेरा मतलब है कि आप यहाँ पर बैठकर खाना खा रही हैं। थॉरफिन कहता है मैं एक योद्धा हूँ और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जहां मेरा मन होता है मैं वहीं बैठकर खाता हूँ। वह कहती है क्या सच में।
लेकिन मैंने तो सोचा था कि हम दोनों एक जैसे हैं, थॉरफिन चटकर कहता है। मुझे नहीं पता एक गुलाम कैसे सोचते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं बॉन को मारकर भाग जाता और जो भी मेरे पीछे होता मैं उन सभी को मार देता। वह कहती है, यह तो बहुत ही भयानक बात है और मैं किसी को भी नहीं मार सकती। फिर थॉरफिन कहता है, तो अपनी इस गुलाम की जिंदगी को ही जीती रहो। वह कहती है, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं बहुत दूर समुद्र के पार तो मुझे वहां क्या मिलेगा? वहां पर भी वही कुछ है जो यहाँ पर है, बस लड़ाई और गुलामों की सौदेबाजी। तभी थॉरफिन उसकी ओर देखता है तो उसे थॉर्स की याद आती है, जब वह उस गुलाम को बचाने में लगा हो। फिर वह कहता है, दूर पश्चिम में कहीं समुद्र के पार एक जगह है, वहां तुमसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वह कहते हैं, क्या सच में ऐसी कोई जगह है? इसके बाद थॉरफिन भी ऊपर की तरफ देखने लग जाता है। इसके 9 महीने बाद हम लोग डेनमार्क का दृश्य देखते हैं और वहां पर युद्ध की तैयारियां हो रही होती हैं। फरोकी राया स्वयं से कहता है, डेनमार्क के सभी क्लैन से बड़े बड़े योद्धा इकट्ठा हो गए। हमारी 4 जोन्स वाइकिंग की टुकड़ियां भी उनके साथ जुड़ने के लिए जल्दी कर रही हैं। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, राजा कहता है। मतलब अब टाइम आ गया है अंग्रेजी सैनिकों को यह दिखाने का कि राजा की ताकत क्या होती है। फरोकी कहता है, जी महाराज, और हम लोग आपके इंग्लैंड पर कब्जा करने के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। तभी वो कहता है, बनूट कहाँ है? क्या वो यहाँ पर पहुंच चुका है? वो कहता है, वह राजगद्दी का एक वारिस है और उसे युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखानी होगी ताकि वह अपने भाई हेराल्ड से न हार जाए। रेगनर कहता है, उन्हें युद्ध का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। वो कहता है, मुझे भी इसकी चिंता है, लेकिन हम लोग वाइकिंग के लीडर हैं और अगर हमने अपनी वीरता नहीं दिखाई तो लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग कल सुबह निकलेंगे। कहकर वो वहां से चला जाता है और सभी सैनिक भी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन रेगनर पूरी तरह से मजबूर खड़ा होता है। इसके बाद हम लोग उनकी शिप्स को देखते हैं। इसके बाद हम लोग अक्टूबर 1013 में लंदन के एक ब्रिज को देखते हैं और वहां पर एक इंसान अपनी एक्स को फेंकता है और वह सभी वाइकिंग को काटती हुई जाकर बोट पर लगती है। फिर वह कहता है, क्या हुआ? अब जल्दी जाओ, ये लड़ाई बहुत मजेदार है। और हम देखते हैं कि वह इंसान और कोई नहीं बल्कि थॉरकिल होता है, जो कि थॉर्स का एक साथी था। एस्केलेड कहता है, क्या ये सच में एक पुल है? ये तो एक किला लगता है। बियोर्न जवाब देता है, यह शहर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मैं आपके साथ इसलिए आया क्योंकि आपने कहा था कि यह एक आसान जीत होगी। एस्केलेड माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि हम थोर के दुश्मन से मिलेंगे। बियोर्न की बातों पर एस्केलेड कहता है, यह वह जगह है जहां तुम अपना नाम कमा सकते हो। बियोर्न बैठकर पूछता है, क्या आपके पास कोई योजना है? एस्केलेड का उत्तर होता है, कोई योजना नहीं है, लेकिन कुछ है। इसके बाद वह थॉरफिन को बुलाता है और कहता है, अब काम करने का समय है, मेरे लिए थॉरकेल का सिर लेकर आओ। थॉरफिन कहता है, अगर तुम मुझसे वादा करते हो तो मुझे पुरस्कार मिल सकता है। एस्केलेड कहता है, ठीक है, मैंने पहले भी यही कहा और मैंने सोचा था कि तुम समझ गए होगे कि वह लड़ाई जो तुम नहीं जीत सकते वह एक जुनून बन जाती है और ये तुम्हें अपने पिता की तरह बना देती है। लेकिन थॉरफिन अपनी बात तोड़ता है और कहता है, एस्केलेड, मेरी जिंदगी का केवल एक ही उद्देश्य है, तुम्हें एक सही द्वंद्व में हराना। अगली बार जब मैं तुमसे द्वंद्व करूंगा वह तुम्हारा अंतिम होगा। मैं तुम्हारा दिल निकाल दूंगा और इसे अपने पिता की आत्मा को अर्पित करूंगा। एस्केलेड मुस्कुराता है और उसे अपना चाकू वापस फेंकता है। वह कहता है, तो काम पर लग जाओ। केवल वही लोग अपनी पसंद की चीज हासिल कर सकते हैं जो युद्ध भूमि में अपने कार्य करते हैं। ये एकधा का जीवन है और मैं इतना सस्ता नहीं हूं। यदि तुम द्वंद्व चाहते हो तो तुम्हें थॉरकेल का सिर लाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एटली एस्केलेड से कहता है, एक जॉन वाइकिंग जहाज पुल की ओर आ रहा है। एस्केलेड कहता है, यह फॉलो की होना चाहिए। वह सोचता है कि वह थॉरकेल को ज्यादा पैसे देकर खरीद सकता है। बियोर्न कहता है, यह तरीका काम कर सकता है, इसे खरीदा जा सकता है। लेकिन एस्केलेड कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद फालोकी अपने जहाज के साथ वहां पहुंचता है और पुल पर खड़े सैनिक उस पर गोली चलाते हैं। फालोकी कहता है, हमला मत करो, हम लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। थॉरकेल कहाँ है? उसे हमारे सामने लाओ। लेकिन वे नहीं रुकते। तभी थॉरकेल एक सैनिक के सिर पर हाथ रखता है और सभी को रुकने के लिए कहता है। फिर थॉरकेल फालोकी से कहता है, कैसे हो फालोकी? हम बहुत समय बाद मिले हैं और जीवन कैसे चल रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह बुरा इतना दूर आया है। फालोकी कहता है, तुमने अपने देश के खिलाफ अपनी तलवार क्यों उठाई? बस उन दिनों को याद करो जब हम एक ही पक्ष पर लड़े थे। थॉरकेल उत्तर देता है, गलती का पक्ष कहाँ है? मैं पिछले साल से लोगों से लड़ रहा हूँ, मुझे पता है कि वे कौन हैं। ये लोग बहुत कमजोर हैं और उनमें लड़ने की भावना नहीं। फालोकी कहता है, तुम वापस आओगे। लेकिन थॉरकेल कहता है, तुमसे लड़ना अधिक मजेदार है। ये सुनकर वह भी एक शौक के तौर पर महसूस करता है। फिर वह वहां से चलता है और कहता है, बहुत बातें कर ली हैं, अब काम करते हैं। फालोकी कहता है, रुको, मैं तुम्हें उस पैसे का दुगना दूंगा जो इंग्लैंड ने तुम्हें दिया। लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है क्योंकि थॉरकेल एक बहुत बड़े पत्थर के साथ आता है और कहता है, क्या तुम अब तैयार हो फालोकी? इसके बाद वह उसे फेंक देता है और वह अपने जहाज के किनारे पर गिर जाता है और वह कहता है, मैंने इसे मिस कर दिया। भयभीत फालोकी कहता है, जल्दी करो और वापस जाओ। उसके बाद वे वहां से भाग जाते हैं और थॉरकेल अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए कहता है। फिर वे उन पर तीर चलाने लगते हैं।
थॉरकेल जोर से हंसता है और कहता है, मेरे लिए राजा स्वेन से पूछो, ऐसा लगता है हमेशा जीतने वाली पंक्तियों पर रहना उबाऊ हो। इसके बाद हम स्वेन के साथ वापस आते हैं। हालांकि उससे कहता है कि उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। स्वेन कहता है कि यह समय की बर्बादी थी। हालांकि पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तो स्वेन कहता है, हमले को जारी रखें। इसके बाद कई जहाज वहां जाने लगते हैं और वे पुल के करीब पहुंचते हैं और उसे काटने लगते हैं। लेकिन तब थॉरकेल वहां आता है और कहता है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत बड़े पेड़ की शाखा है। फिर वह उसे जहाज पर फेंक देता है और जहाज को नष्ट कर देता है। फिर वह अपने लोगों से और लाने के लिए कहता है। इसके बाद हम सभी जहाजों को डुबो देते हैं। लेकिन फिर थॉरकेल की नजर आगे जाती है और थॉरफिन वहीं होता है। उसे देखकर वो कहता है, यह थोड़ा मजेदार लग रहा है। बियोन कहता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा। तो एस्केलेड थॉरफिन से बताता है, जिसके हाथ में एक बड़े पेड़ की शाखा है, वह थॉरकेल है। और वह अपने साथियों से कहता है कि थोड़ा करीब आओ। फिर वे वहां पहुंचते हैं और जहाज को पलट देते हैं। थॉरफिन वहां से कूदता है। थॉरफिल कहता है, अगर तुम मुझ पर हमला करने जा रहे हो तो तुम मेरे शिकार हो। फिर वो उस शाखा से उस पर हमला करता है, लेकिन थॉरफिन उससे बच जाता है। फिर वो एक बार फिर उस पर हमला करता है, लेकिन थॉरफिन सभी से बच जाता है। और फिर वो अंतिम ब्लेड निकालता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। बाकी सैनिक उसके पास आने लगते हैं, लेकिन थॉरकेल सभी को रोकता है और कहता है, कोई भी उसे छू नहीं सकता, ये मेरा शिकार है। थॉरफिन कहता है, आओ मुझ पर हमला करो और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। थॉरफिन मन में सोचता है, वो मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। थॉरफिन उसे घूंसा मारता है। ये देखकर वह चौंक जाता है, लेकिन वो उस पर से हट जाता है। इसके बाद वह अपने हाथ से संभालने की कोशिश करता है। फिर थॉरफिन उसके सिर पर वार करता है, लेकिन थॉरकेल उसे अपने हाथ से रोक देता है और कहता है कि बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर वह उसे उठाता है और जोर से नीचे गिरा देता है और फिर वह उसे अधिक मारने लगता है। ये सब देखकर एस्केलर कहता है कि यह बुरा था। मुझे लगता है कि यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। फिर ढोल बजने लगते हैं और ब्यॉर्न कहता है कि एस्केलर उनका संकेत है, चलो वापस चलते हैं। सभी जहाज वापस चलने लगते हैं। थॉरकेल ऊपर से देखता है और कहता है कि मुझे छोटी सी लड़ाई में जरूर व्यस्त रहना चाहिए था। युद्ध खत्म हो गया है। वह थॉरफिन से कहता है कि यह तुम्हारे लिए बुरा था, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहां मरने के लिए छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि थॉरफिन बेहोश है। थॉरकेल उसे बुलाता है, लेकिन वह साधारण सी आवाज नहीं देता। फिर वह अपने चाकू को मजबूती से पकड़ता है और थॉरकेल की उंगलियों को काट देता है। फिर वह अपना चाकू आगे बढ़ाता है। यह देखकर थॉरकेल कहता है कि यह अद्भुत है। इस स्थिति में भी तुम्हारे पास लड़ने की भावना है। और योद्धा, अब मुझे अपना नाम बताओ। थॉरफिन कहता है कि मेरा नाम थॉरफिन है और मैं थॉर का बेटा हूँ। थॉर का नाम सुनकर थॉरकेल चौंक जाता है। वह कहता है कि कहीं तुम थॉर का मतलब नहीं हो। फिर थॉरफिन पानी में गिर जाता है और वहां से भागने लगता है। थॉरकेल कहता है कि उसे जाने दो। वह उसे कहता है कि तुम्हारे साथ लड़कर बहुत मजा आया, अगली बार हम अपने संघर्ष को पूरा करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि सभी सैनिक घायल हैं। फिर स्वेन वहां आता है और कहता है कि हम लंदन को नहीं पकड़ सकते। थॉरकेल कहता है कि ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते, इसके लिए बस समय लगेगा। स्वेन पूछता है कि कितना समय? थॉरकेल कहता है कि जब तक उनका खाना और पानी खत्म नहीं होता। इसके लिए शायद 1 साल या 6 महीने लगेंगे। स्वेन कहता है कि समय आ गया है, हम अपना सारा समय एक ही शहर में नहीं बिता सकते, हमें पूरे इंग्लैंड को पकड़ना होगा। इसलिए फ्री आर्मी को पश्चिम भेजो और लंदन पकड़ने के लिए यहाँ 4000 सैनिक छोड़ दो और क्नूट को उनका कमांडर बना दो। तब रागनार कहता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। लोकी कहता है, रागनार अपनी जुबान का ख्याल रखो, राजा ने बस आदेश दिया है। रागनार कहता है कि अगर हमारी पूरी सेना थॉरकेल को नहीं हरा सकती है, तो एक छोटी सेना उसे कैसे हरा सकती है? स्वेन कहता है, मैं सैनिक दे सकता हूँ और तुम भी उसके साथ रहो और उसे अच्छी तरह से गाइड करो। ये कहकर वे वहां से चले जाते हैं। रागनार फिर से बेबस खड़ा होता है। इसके बाद थॉरकेल पानी से बाहर आता है और अपने हाथ को पकड़ता है। यहाँ हम थॉरकेल को देखते हैं और वह अपने साथी से पूछता है कि क्या तुम कुछ देख रहे हो? वह कहता है कि ऐसा लगता है कि वे पीछे हट रहे हैं। वह कहता है कि ये पीछे हट रहे हैं, वे कुछ समझ नहीं पा रहा। लेकिन उसके साथी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ हम एस्केलर और बाकी सेनाओं को रास्ते में देखते हैं और फिर थॉरफिन भी वहां आता है। एस्केलर उसे देखता है और कहता है कि तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन तुम बहुत बुरी हालत में हो और मुझे लगता है कि थॉरकेल तुम पर काबू नहीं पा रहा। हम अब बेसेक्स जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? अगर तुम मास्क के साथ नहीं चल सकते तो हमें तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। इसलिए थॉरफिन बैठ जाता है और अपने कंधे को जोड़ता है। फिर वह आगे बढ़ने लगता है। एस्केलर भी उसे मुस्कुराते हुए देखता है। यहाँ कुछ सैनिक कह रहे हैं कि हम बेसेक्स जा रहे हैं और अमीर बनेंगे, लेकिन थॉरफिन सिर झुकाए चल रहा है। फिर उसे थॉरकेल से अपने संघर्ष की याद आती है और वह भी जब वह उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई का आनंद लिया, हम फिर से लड़ेंगे। फिर वो कहता है कि युद्ध का आनंद कौन लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।